ठीक है, तो अब हम एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका नाम है रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके मतलब कॉन्सेप्ट्स आपको जहन में होना बहुत ज़रूरी है। इससे इर्द गिर्द सारी जो है किडनी के फंक्शंस वगैरह हो रहे होते हैं, तो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बहुत ईजी टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो अभी हम इसे अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा सिस्टम है? ये वैसा सिस्टम है जो जब भी हमारे बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम अगर कम हुआ ना, ठीक है, जब या ब्लड का वॉल्यूम जब कम हो जाए, डिहाइड्रेशन या जो हेमरेज, शॉक वगैरह, किसी भी तरीके से अगर ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाए, ठीक है, या ब्लड प्रेशर अगर हमारा कम हो जाता है ना, तब ये सिस्टम एक्टिवेट होता है। और ये 2-3 चीज़ें करता है, वो हम पढ़ते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें करता है। ठीक है, तो ये क्या क्या करता है? एक तो ब्लड वेसल्स को, जो भी हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स है ना, उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, तो जैसे कि ब्लड प्रेशर हमारे बॉडी का बढ़े। ठीक है, दूसरा ये करता है सोडियम और वाटर को रिटेन करता है, सही है, किडनी में से, जिसकी वजह से हमारा ब्लड वॉल्यूम फिर बढ़ता है। ठीक है, और ये किडनी की फिल्ट्रेशन को भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि हमें पता है अगर ब्लड वॉल्यूम या जो है ब्लड प्रेशर वगैरह कम हो गया तो जीएफआर कम होता है, किडनी को इंजरी का खतरा होता है। तो किडनी की फिल्ट्रेशन को मेंटेन करता है बाय प्रेफरेंशियल कंस्ट्रक्शन ऑफ इफरेंट आर्ट्रियोल। अब ये कैसे करता है, ये रास सिस्टम, ये सारी चीज़ें ये कैसे करता है, इसका सिस्टम कैसे होता है, तो वो हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होता है रेनिन। ठीक है, ये ऐसे समझें, पूरे रेनिन एंजियोटेंसिन एक्ट अल्डोस्टेरोन सिस्टम का है ना, वो ये शुरुआत ही इससे होती है। ठीक है, ये जो ट्रिगर जो होता है ना इस सिस्टम का, वो यही है। अब ये याद रखना कि ये एक एंजाइम है, ये हार्मोन नहीं है। ठीक है, अब ये मैंने आपको शायद पहले हम जब एनाटॉमी वगैरह पढ़ रहे थे तो बताया था कि ये कौन सीक्रेट करता है, जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो होते हैं ना एफरेंट आर्ट्रियोल के अंदर, वो उसको रिलीज़ करते हैं। सही है, अब जो जेजी सेल्स हैं एफरेट आर्ट्रियोल में, वो रेनिन को रिलीज़ करते हैं। वो कब रिलीज़ करते हैं, अब ये इसका सिस्टम आगे कैसे बढ़ता है वो मैं आपको फिर आगे बताऊंगा। पहले मैं ये आपको बता देता हूँ कि ये रेनिन रिलीज़ कब कब होता है, फिर मैं आपको बताऊँगा रेनिन ऐसा क्या काम करता है तो जो ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि रेनिन रिलीज़ किस किस वजह से होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया, जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो होते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल में, वो एफरेंट आर्ट्रियोल वो ना जो किडनी की तरफ ब्लड ले आ रहे हैं, तो उसमें ये जेजी सेल्स होते हैं जो रेनिन को रिलीज़ करते हैं। ये कब रिलीज़ करते हैं? जब रीनल परफ्यूजन कम हो जाए। ठीक है, अगर रीना जो एफरेंट आर्ट्रियोल में ब्लड ही कम आ रहा होता है, तो जेजी सेल्स जो से सेंस करते हैं कि भाई परफ्यूजन कम है, तो रिलीज़ करो भाई, रेनिन को रिलीज़ करो। ठीक है, तब रिलीज़ होता है रेनिन। और अगर जो है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाए, सही है, फॉर एग्जांपल जो जेजी सेल्स है ना, उसमें बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर स्ट्रेसफुल कंडीशंस हैं या हमने बीटा रिसेप्टर अगोनिस्ट दिए हुए हैं बॉडी में, तब ये बीटा रिसेप्टर्स क्या करते हैं, जेजी सेल्स में रेनिन को रिलीज़ कराते हैं। एक तो परफ्यूजन कम हो जाए तब रिलीज़ होते हैं, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाए तब रिलीज़ होते हैं। ठीक है, बीटा 1 रिसेप्टर्स इन जेजी सेल्स, रेनिन रिलीज़। ठीक है, और तीसरा ये कब होता है, जब अगर NaCl की मैक्युला डेंसा आपको पता है कहाँ पे होता है? मैक्युला डेंसा होता है डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल में। अगर डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल में NaCl की डिलीवरी कम हो जाए, तब भी ये रिलीज़ होता है रेनिन। तो मैक्युला डेंसा क्या करता है, जो डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल में, वो जो है NaCl को कंसंट्रेशन को मेजर करता है। अगर NaCl की कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब GFR बॉडी का कम है। GFR कम है तो मतलब बॉडी जो है वॉल्यूम डिप्लीटेड हो सकती है। ठीक है, मैक्युला डेंसा क्या कहाँ पे होता है? DCT में होता है। NaCl की कंसंट्रेशन को मेजर करता रहता है नॉर्मली। अब जब नॉर्मल अगर कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो इसका अंदेशा होता है कि बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम कम है। तो मैक्युला डेंसा क्या करते हैं, सिग्नल करते हैं। मैक्युला डेंसा जो DCT में होते हैं, वो फिर जेजी सेल्स को सिग्नल करते हैं कि भाई आप रेनिन रिलीज़ करो, बॉडी का ब्लड वॉल्यूम कम हो सकता है। तो डिक्रीज NaCl डिलीवरी अगर मैक्युला डेंसा में होती है, तो तब भी ये रेनिन रिलीज़ होता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया रेनिन कब रिलीज़ होता है। ब्लड का अगर परफ्यूजन रेनल की कम हो तब होता है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो और NaCl की डिलीवरी कम हो जाए मैक्युला डेंसा में। ठीक है, तो फिर ये रेनिन रिलीज़ होगा। अब रेनिन आगे क्या काम करेगा वो हम पढ़ते हैं, पर उससे पहले ये आपको मैं बता दूं, मैक्युला डेंसा जो है वो DCT में होता है। ये दो चीज़ें कर रहा होता है। अगर ये तो NaCl की जो है डिलीवरी कम है, ठीक है, तो ये कराता है रेनिन रिलीज़ कि भाई GFR कम हो सकता है। अगर NaCl की डिलीवरी ज़्यादा है हमारी बॉडी में, मतलब किडनी में, तो ये ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक को भी जो है वो ट्रिगर करता है, जिससे जो है वो आपने पढ़ा था ऑटो रेगुलेशन में, ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म। उसमें यह था कि अगर NaCl की डिलीवरी वगैरह ज़्यादा हो रही थी, तो एफरेंट आर्ट्रियोल को कंस्ट्रिक्ट कर रहा था। ठीक है, तो ये एट अ टाइम 2 काम कर रहा होता है।
ठीक है, तो क्या है, मेकुलोडेंसा रेगुलेट टू थिंग्स साइमल्टेनियसली, एक तो रेनिन रिलीज जो रास को एक्टिवेट करता है, दूसरा ट्यूबुलोग्लुमल फीडबैक जो क्या करता है, जीएफआर को एडजस्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि भाई रेनिन जो है ये इन तरीक़ों से, इन चीज़ों की वजह से रेनिन जो है किडनी से जेजी सेल से रिलीज़ होता है। अब रेनिन आगे क्या काम करेगा, रेनिन जो है वो हमारे बॉडी में एंजियोटेंसिनोजन है ना, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिनोजन कहाँ से बनता है, लिवर से बन के आता है। ठीक है, जो लिवर से बन के आ रहा होता है ना एंजियोटेंसिनोजन, उसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में। अब ये एंजियोटेंसिन 1 जो है वो इनएक्टिव होता है खुद, इससे आगे जो एंजियोटेंसिन 2 बनता है वो एक्टिव जो फॉर्म होता है। ठीक है, तो बहरहाल एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, एंजियोटेंसिन कहाँ से आया था, लिवर से आया था। अब ये एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होगा, तो ये एंजियोटेंसिन 1 जो कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में, वो विद द हेल्प ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के हेल्प से होता है। ठीक है, क्या एंजियोटेंसिन 1 जो बना था हम अभी, ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन से वो कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम में। अब ये एंजाइम जो है, ये एंडोथेलियम जो है ना, ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियम, उससे बनता है। हमारी बॉडी में तकरीबन सारी जगह पे ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम बन रहा होता है, जहाँ जहाँ पर भी ब्लड वेसल्स या एंडोथेलियम होती है। पर इस एंजाइम पर इस एंजाइम की जो हाईएस्ट एक्टिविटी होती है वो हमारे लंग्स में हो रही होती है। ठीक है, मतलब बन रहा तो पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ एंडोथेलियम, पर इसकी हाईएस्ट एक्टिविटी कहाँ पे होती है, लंग्स में। लंग्स में हाईली एक्टिव होता है ये, मतलब लंग्स में सबसे ज़्यादा जो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर रहा होता है। मतलब ब्लड हमारा जो है ना, वो एंजियोटेंसिन 1 को लेके डिफरेंट पार्ट से होके लंग्स में आता है ब्लड सर्कुलेशन से। ठीक है, एंजियोटेंसिन 1 फिर लंग्स में ये ज़्यादा होता है, तो वो ये उसको एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है मोस्टली लंग्स में। ठीक है, अब ये एंजियोटेंसिन 2 बन गया। ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एक और भी काम करता है। ठीक है, ये जो है ना ब्रेडिकाइनिन होता है ना, एक जो चीज़ होती है ब्रेडिकाइनिन, ये उसको भी जो है ब्रेक डाउन कर रहा होता है। ब्रेडिकाइनिन ब्लड वेसल्स को डायलेट वगैरह ऐसे कुछ काम करता है, वो आगे आप पढ़ोगे। पर बहरहाल ये जो है ब्रेडिकाइनिन को भी ब्रेक कर रहा होता है। पर हम जो है कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जैसे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स है ना, कैप्टोप्रिल, एनेरोपिरिल वगैरह, अब वो क्या करते हैं, इस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। तो एंजियोटेंसिन तो 1 तो एंजियोटेंसिन 2 में नहीं होता है कन्वर्ट, सही है, ये एंजाइम इनहिबिट होने की वजह से। पर ये एंजाइम इनहिबिट होने की वजह से ब्रेडिकाइनिन भी नहीं टूट रहा होता है। अब जैसे ब्रेडिकाइनिन नहीं टूटेगा ना, तो वो क्या करेगा, वो कफ काज कराएगा, सही है, एंजियोएडिमा काज कराएगा। तो ये की चीज़ें होती हैं जो ब्रेडिकाइनिन बढ़ने की वजह से होती हैं। वो ब्रेडिकाइनिन क्यों बढ़ता है, क्योंकि हमने इसको इनहिबिट किया हुआ होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, ACE is found everywhere in the endothelium, but lungs has the highest activity. Blood from systemic circulation goes to lungs, और जहाँ पे जो एंजियोटेंसिन 1 जो है एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करता है, ब्रेडिकाइनिन को भी तोड़ने में हेल्प करता है। अगर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का इनहिबिटर हमने यूज़ कर लिए, कैप्टोप्रिल वगैरह, तो ब्रेडिकाइनिन टूटेगा नहीं, वो बढ़ता रहेगा, जिसकी वजह से कफ और एंजियोएडिमा हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो यहाँ से एंजियोटेंसिन 2 बना था ना, वो क्या करेगा, ये सारे जो काम हो रहे थे ना रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम की वजह से, ये मोस्टली सारा एंजियोटेंसिन 2 ही करता है। तो ये क्या होता है, मोस्ट पावरफुल हार्मोन इन रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम में, क्योंकि ये सारे काम जो थे रास सिस्टम के, वो तकरीबन सारे यही कर रहा होता है एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 क्या क्या करता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन कराता है पूरी बॉडी में, सही है। अब ज़ाहिर है वेसो कंस्ट्रिक्शन होगी तो ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाता है, सही है। एक तो वेसो कंस्ट्रिक्शन कराता है पूरी बॉडी में। अब ज़ाहिर है वेसो कंस्ट्रिक्शन कराता है तो एफरेंट आर्ट्रियोल भी कंस्ट्रिक्ट होता है, पर प्रेफरेंशियली ये ज़्यादा जो कंस्ट्रिक्ट करता है ये एफरेंट आर्ट्रियोल को होता है। मैंने आपको बताया था ना, जो ये ग्लोमेरुलस से एफरेंट आर्ट्रियोल आ रहा था ब्लड लेके, यहाँ से एफरेंट आर्ट्रियोल वापस जा रहा था। अगर ये कंस्ट्रिक्ट होगा तो क्या करेगा, यहाँ से जो है जीएफआर जो प्लाज्मा जो भी आ रहा था वो यहाँ से जा नहीं पाएगा, तो इसमें प्रेशर जो डेवलप होता है, जिसकी वजह से जीएफआर हमारा मेंटेन रहता है किडनी में। तो कैसे, वैसे कि जो हमारे जो है बॉडी में अगर जो है डिहाइड्रेशन है, वॉल्यूम वगैरह कम है, तो जीएफआर वैसे ही कम हो रहा होता है। तो हमें ये एंजियोटेंसिन 2 चाहिए होता है, तो जो हमारा जीएफआर मेंटेन रहे और किडनी को कोई भी नुकसान ना पहुँचे। तो ये क्या कहता है, प्रेफरेंशियल एफरेंट आर्टरियल कंस्ट्रिक्शन मेंटेन जीएफआर ड्यूरिंग लो ब्लड फ्लो। एक तो कंस्ट्रिक्शन कराता है पूरी बॉडी में, दूसरा एफरेंट आर्टरियल की प्रेफरेंशियल कंस्ट्रिक्शन कराता है, जिसकी वजह से जीएफआर मेंटेन रहता है। तीसरा ये क्या करता है, अल्डोस्टेरोन रिलीज कराता है। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स की जो 3 लेयर्स हैं,
ये एड्रेनल कॉर्टेक्स आप पढ़ोगे तब पता चलेगा, कोई मसला नहीं है उसका। पर ये कि जो जोना ग्लोमेरुलर लेयर है ना एड्रेनल कॉर्टेक्स की, उससे ये एल्डोस्टेरोन को रिलीज़ कराता है, एंजियोटेंसिन 2। एल्डोस्टेरोन को आपको पता है सोडियम को रीअब्जॉर्ब करता है और पोटेशियम और हाइड्रोजन को ये जो है रिलीज़ कराता है इन दी फ्रॉम द प्रिंसिपल सेल्स, ठीक है। तो अब जाहिर है ये सोडियम रीअब्जॉर्ब होगा तो और वाटर रिटेन होगा, सही है, तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी का ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। वही ना जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम मैंने आपको कहा था किस वजह से ये होता है, जब हमारे बॉडी में ब्लड वॉल्यूम वगैरह कम होता है तब ये एक्टिवेट होता है। तो आखिर में ये एंजियोटेंसिन 2 की मदद से ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन कर लेता है। और ये जो हमारा अल्डोस्टेरोन है ये एडीएच को भी रिलीज़ कराता है फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब एडीएच को मैंने आपको बताया था ये जाके कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करता है V2 रिसेप्टर्स पे, ठीक है। उसमें एक्वापोरिन चैनल्स वगैरह इंसर्ट करके वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, सही है। वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है ब्लड वॉल्यूम वगैरह को मेंटेन करने के लिए एडीएच, ठीक है। और एडीएच मैंने आपको बताया था यूटी रिसेप्टर से यूरिया ट्रांसपोर्टर के पे एक्ट करके यूरिया की भी रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, ठीक है। यूरिया एब्जॉर्ब होता है तो जिसकी वजह से जो है हमारी मेडुला में हाइपरटोनिसिटी रहती है। यह आपको नेफ्रॉन ट्रांसपोर्ट फिजियोलॉजी में शायद मैंने पढ़ाया था, ठीक है। और एक तो एडीएच की सिक्रीशन कराता है, उसके अलावा ये जो है बेरो रिसेप्टर फंक्शंस को भी ये अफेक्ट करता है। अब जब भी हमारी बॉडी में जो है ना अगर बढ़ता है ब्लड प्रेशर तो बेरो रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया हमारे हार्ट रेट को कम कर देते हैं, सही है। उसी तरीके से अगर ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी में कभी भी कम होता है ना तो बेरो रिसेप्टर क्या करते हैं, हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं। ये है बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। रिसेप्टर्स जो है कैरोटिड जो है साइनस और जो है एओर्टिक आर्च में ये प्रेजेंट होते हैं ब्रो रिसेप्टर्स, और वहाँ पे देखते हैं कि भाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या कम है, उस हिसाब से हार्ट रेट को ये जो है मैनिपुलेट करते होते हैं, ठीक है। अब देखें ना, ये मैंने आपको बताया था एंजियोटेंसिन 2 जो है ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा होता है, ठीक है, वैसोकंस्ट्रिक्शन से। तो उस तरीके से तो ब्रेडिकार्डिया हो जाएगी, ठीक है। ये तो फिर मतलब एक अनडिजायर्ड एक्शन हो जाएगा। तो ये एंजियोटेंसिन क्या करता है, ये जो बेरो रिसेप्टर का फंक्शन है, ये रिफ्लेक्स एक्शन है, उसको भी ब्लंट कर देता है, ठीक है, समझ गए। तो ये सारी चीज़ें ये हमारा एंजियोटेंसिन कर रहा होता है। तो क्या है, नॉर्मली ब्लड प्रेशर जब भी बढ़ता है बेरो रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, जिसकी वजह से वो ब्लड प्रेशर बढ़ा तो हार्ट रेट को वो कम कर देते हैं। नॉर्मली ऐसा ही होता है, पर यहाँ फिर एंजियोटेंसिन क्या कर देता है, इस बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स को ही ब्लंट कर देता है, ठीक है, उसको मतलब काम करने नहीं देता। यहाँ तक हमारा जो है रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम कंप्लीट होता है। मतलब जब भी हमारी बॉडी में कभी ब्लड वॉल्यूम या ब्लड प्रेशर वगैरह कम होता है तो ये सिस्टम एक्टिवेट होता है और बाकी इन चीज़ों को फिर से मेंटेन कर देता है। अब हमारे पास है एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड और ब्रेन नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, ठीक है। तो ये क्या चीज़ें होती हैं, इनका काम क्या होता है, ठीक है। अब ये जो है ये एक किस्म का मिसनोमर है, हालांकि नाम इसका ब्रेन नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड है, पर ये रिलीज़ जो होता है वो हार्ट से होता है, ठीक है। तो ये किस्म का मिसनोमर है, ये दोनों हार्ट से रिलीज़ हो रहे होते हैं। अब ये कब रिलीज़ होते हैं, इनका काम क्या होता है, देखें ना, रास सिस्टम हमारा कब एक्टिवेट होता रहा था, जब हमारे ब्लड का वॉल्यूम कम हो रहा था, ठीक है, तब ये रिलीज़ होके, ठीक है, रेनिन वगैरह रिलीज़ होके हमारे ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन कर रहे थे। मतलब कम हो रहा था तो उसको मेंटेन करके ज़्यादा कर रहे थे। ये तब रिलीज़ होंगे जब हमारा ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, सही है। जब हमारी बॉडी को चाहिए ब्लड, भाई वॉल्यूम बढ़ गया है, अब हमें उसे कम करना है, तो उसमें ये दो चीज़ें रिलीज़ होंगी। तो ये रिलीज़ कैसे होती हैं, जैसे ना अगर देखें हमारे ब्लड का वॉल्यूम अगर बढ़ जाता है तो वो हार्ट के जो चैम्बर्स हैं वो स्ट्रेच होंगे, क्योंकि ज़्यादा ब्लड का वॉल्यूम आ रहा होगा, तो स्ट्रेच होंगे, तो फिर ये हार्ट में से ये रिलीज़ होंगे। एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड एट्रिया हमारे रिलीज़ करते हैं, और ब्रेन नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड कौन रिलीज़ करता है, हमारा जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो रिलीज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा, हार्ट के चैम्बर्स स्ट्रेच हुए, स्ट्रेचिंग की वजह से ये दोनों रिलीज़ होते हैं। अब ये काम क्या करते हैं, ये सारे अपोजिट काम करते हैं। जो भी उसने अल्डोस्टेरोन ने काम किए थे ना, उसके सारे अपोजिट। मतलब ये अल्डोस्टेरोन जो क्या करता है, एंजियोटेंसिन 2 क्या कर रहा था, वैसोकंस्ट्रिक्शन करा रहा था ना, मतलब एंजियोटेंसिन 2 के सारे अपोजिट में काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंजियोटेंसिन 2 क्या कर रहा था, वैसोकंस्ट्रिक्शन करा रहा था, ये वैसो डायलेशन कराएंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ ये अल्डोस्टेरोन के लेवल को कम कराएंगे। वो क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था। सोडियम की वो क्या कर रहा था, ये सोडियम को रीअब्जॉर्ब कर रहा था, और पोटेशियम और हाइड्रोजन को एक्सक्रीट कर रहा था, कौन, अल्डोस्टेरोन। तो ये क्या करेंगे, सोडियम को रीअब्जॉर्ब नहीं करेंगे, सोडियम को एक्सक्रीट कराएंगे, इसलिए तो इसका नाम है एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड। नाइट्रोयूरेसिस का मतलब सोडियम का निकलना,
ठीक है, सोडियम के साइन है ना Na, उस नेट्रियम कहते हैं, तो नेट्रीयूरेसिल में सोडियम को निकालते हैं बॉडी से। मतलब बहरहाल आप उसको ऐसे समझें, जो भी एंजियोटेंसिन काम कर रहा था उसके सारे अपोजिट में ये काम करेगा, और ये कब एक्टिवेट कब होगा, जब हमारे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। रिलीज कहाँ से होते हैं, हार्ट से होते हैं। ठीक है, तो इसके फिर ये फंक्शंस है, वेज़ोडाइलेशन, रेनिन को कम करना, एल्डोस्टेरोन को कम करना, और सोडियम की एक्सक्रीशन कराना। तो यहाँ पे हमारी ये टॉपिक पूरा हो जाता है।